हेलो प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं जुनूनियत इश्क की भाग 5। अगर आपने अभी तक इसके पिछले भाग नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अब तक आपने देखा कि कैसे दिया नदी में गिर जाती है और हमारे हीरो आरिफ उन्हें बचा लेते हैं। अब आगे की कहानी, मतलब कोई कुछ भी बोलेगा, कुछ भी कहेगा, तुम आंख बंद करके कर लोगी। खुद का कोई कॉमन सेंस है भी कि नहीं? आरिफ ने अपनी हथेलियों में उसके चेहरे को भर रखा था। दिया ने अधकुली आंखों से मुस्कुराते हुए आरिफ की आंखों में झांका। बोलो, अब ये इस तरह से क्या देख रही हो? बोलती क्यों नहीं? क्यों आई यहाँ? पहली बात, मैंने बुलाया नहीं था। वो तो थैंक गॉड मेरी नजर तुम पर पड़ गई और मैं इधर आ गया। और दूसरी बात, अगर बुलाया भी होता तो तुम आंख मीच कर कहीं भी चल दोगी। आर यू मैड? हाँ हाँ, हो गए हैं हम पागल, और हम आपके बुलाने पर कहीं भी आ जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में हमें आप पर सबसे ज्यादा विश्वास है। जब तक आप हमारे साथ हो तब तक हमें कुछ नहीं होने देंगे। और दूसरा, सबसे जरूरी बात, दिया ने अपने बर्फ जैसे पड़ गए हाथों को आरिफ के हाथों पर रख दिया। आप मेरी जिंदगी का जुनून बन चुके हैं। हम आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। आपके बिना नहीं ना रह पाएंगे अब। दिया ने आरिफ के हाथों को भींच लिया और अपने सीने में भर लिया। आरिफ के गीले बदन में एक अजीब सी आग जल उठी थी। लगा कि वो दिया की आंखों की तपिश में झुलस जाएगा। अपने हाथों को दिया के हाथों से झटके से छुड़ाकर अलग कर लिया था आरिफ ने, और उठकर खड़ा हो गया। अपनी शर्ट पहन ली? क्या हुआ? दिया ने खांसते हुए बोला। आप हमको पसंद नहीं करते हो, हम जानते हैं। हम आपके काबिल नहीं हैं। कहाँ आप और कहाँ हम। और हम आपको फोर्स भी नहीं ना कर रहे हैं कि आप हमसे मोहब्बत करो, पर आप हमको नहीं रोक सकते हो खुद से प्यार करने से। आरिफ एकदम चिल्ला उठा। फॉर गॉड शेक, कीप क्वाइट, पागल मत बनो। वो इतना ही बोल पाया था कि अचानक ही उसने देखा कि घर के सारे लोग उधर ही दौड़े आ रहे हैं। दिया, दिया मेरी बच्ची। दिया की मम्मी ने दिया को उस हाल में देखा तो उनकी रूह कांप उठी। क्या हुआ मेरी बच्ची को? वो बिलखते हुए बोली। पूतन ने आरिफ की तरफ देखा। क्या हुआ बेटा, तुम ही बताओ। ये गंगा में गिर गई थी, चिल्ला रही थी, और मैं आपको बताकर निकला था कि मैं घूमने जा रहा हूँ, तो इत्तेफाक से मैं इधर ही आ गया तो इनकी आवाज सुनी और फिर मैं पानी में कूद गया। और आज इनको कुछ भी हो सकता था, पर फिलहाल अब ये ठीक है। पूतन अग्निहोत्री एकदम से दिया की मम्मी पर चढ़ गया। एक भी काम इस औरत से ठीक ढंग से नहीं ना होता है। मतलब लड़की जात इधर भी निकल गई थी, इन्हें कोनो खबर नहीं है, जाहिल औरत। आरिफ को बहुत ही बुरा लग रहा था दिया की मम्मी का मुंह देखकर, कि उसको एकदम से एक बात याद आई। एक बात बताइए, आपको ये बात कैसे पता चली कि दिया यहाँ इस घाट पर है और उसके साथ कोई हादसा हो गया है? वो हम बताए रहे। काहे से कि एक बच्चा हमारे पास आया कि आपकी सहेली दिया गंगा में डूब रही है, तो हम सबको इकट्ठा किए और जल्दी से इधर ले आए। शमिता ने तपाक से जवाब दिया। वो सब छोड़ो गुरुजी, पर आज फिर आप हमारे घर के लिए भगवान साबित हुए हो। एक बार फिर आप रक्षा कर लिए हमारी बहन की। सूरज ने आरिफ को गले लगा लिया था और पूतन ने तो आरिफ की तारीफ में कसीदें पढ़ दी थी। बेटा, तुम हमरे साथ हमरे ही घर चलो, वहीं हमारा गेस्ट हाउस है, उधर ही रहो। तुमसे पता नहीं कैसा रिश्ता बनता जा रहा है, पर अब तुम हमें बहुत प्रिय हो। आज ही आरिफ का छींकना शुरू हो गया था। नहीं नहीं, मैं सही रह रहा हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं आराम करूँ। काफी देर भी हो चुकी है, तो मुझे चलना चाहिए। आरिफ ने एक नजर दिया की तरफ डाली, जो चादर में लिपटी हुई आरिफ की तरफ ही देख रही थी, पर अब वो वहां नहीं रुकना चाहता था। दिया की निगाहों में खुद के लिए जलते हुए दिए को वो नहीं देख पा रहा था। अरे बेटा, तुम्हें तो सर्दी हो गई लग रहा है। हम बोल रहे हैं तुम हमरे घर चलो। पूतन ने फिर एक बार दबाव डाला था, पर आरिफ की दलीलों के आगे वो हार गया। आखिरकार सूरज आरिफ को उसके कमरे तक पहुंचा ही आया। आरिफ को लगातार छींकें आ रही थी। अपने लिए एक कॉफी बनाई और अपना फोन जैसे ही उठाया उस पर 40 मिस्ड कॉल थे और एक मेल भी थी। आरिफ ने फोन साइड में रखा और लैपटॉप में मेल खोला और उसमें कुछ पिक्स थे, जिसको देखकर आरिफ का खून उबलने लगा। नीचे एक मैसेज भी था, तुम इन पिक्स को देख लो। तुम पर कोई दबाव नहीं है इंडिया में रहने का, पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम गलत कर रहे हो तो तुम वापस आ जाओ। मगर अगर तुम्हें लगता है कि ये काम करके तुम ईश्वर को खुश करोगे तो जरूर सोचना।
कभी कभी लाइफ में कुछ काम अपनी मर्जी से नहीं होते पर दूसरों की खुशी के खातिर करने होते हैं। आगे तुम्हारी मर्जी। आरित ने गर्दन कुर्सी के बैक पर टिका ली। कॉफी धीरे धीरे पानी की तरह ठंडी होती जा रही थी। बदन और आंखें जल रही थी आरित की। फिर अचानक ही उसने खुद से वादा किया, आई एम नॉट गोइंग बैक बिकॉज मुझे दिया को प्रोटेक्ट करना है। मैं उसे मरने को नहीं छोड़ सकता। कोई तो है जो उसे मारना चाहता है, इसका पता मैं लगाऊंगा। और भी कई काम है जो मुझे करने हैं, जिनके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। उनसे मैं पीछे नहीं भाग सकता हूँ। वो उठकर खड़ा हो चुका था। आंखों में अंगार से सुलग रहे थे। वापस से उन पिक्स को देखा, तभी अचानक उसी नंबर से फोन बज उठा। पर इस बार आरित ने फोन उठा लिया था। हेलो। आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा बिजी था आज, इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। आई नो। आज मैं पूरा दिन अग्निहोत्री के साथ था। सब ऐसे ही हो रहा है जैसे सोचा था, बल्कि उससे भी बेहतर। मैं उनके घर में एंट्री ले चुका हूँ। या वो मुझे बहुत अपना मानने लगे हैं। बस इन सब में एक प्रॉब्लम हो गई है, वो ये कि उनकी छोटी लड़की को मुझसे प्यार हो गया है। उसकी आंखों में एक जुनूनी मोहब्बत है। व्हाट? ये अच्छी बात लग रही है। सी इज बैडली इन लव विद मी। इट्स गुड, सीरियसली यू आर लाइकिंग इट। बट ये प्लान का हिस्सा नहीं था, तो अब क्या करूं मैं? सडनली प्लान में चेंज किया है, मगर क्या? ओके, मतलब मैं अग्निहोत्री को इतना इम्प्रेस कर दूं कि वो अपनी बेटी का हाथ खुद मुझे सौंप दे, या फिर दिया बगावत कर दे उसके खिलाफ। उसके बाद व्हाट? नो, इट्स नॉट फाइन। उसमें उस लड़की की क्या गलती है? वो बेचारी क्यों? आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस। क्या प्यार? और मुझे, वो भी उससे? नो। ओके, ठीक है, होगा यही होगा। ओके, गुड नाइट। उधर रात का अंधेरा गहरा रहा था। बिस्तर पर व्हाइट कुर्ता पैजामा पहनकर बैठी दिया के हाथ अभी भी कांप रहे थे। अधकुले होठों में एक आह निकली, एक हल्की सी बारिश, और हमने उनको देखा। अब कैसे मैं कहूँ कि मौसम से इश्क नहीं होता। आंखें बरबस बही जा रही थी। आरित के हाथों का लम्स अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी दिया। खुद के दिल से दिया ने बात करना शुरू कर दिया था। आप नहीं जानते मेरी मोहब्बत की इंतहा। पता नहीं किस तरह और कब आपसे इतना गहरा रिश्ता जुड़ गया है। आपके काबिल नहीं हूं मैं, पर मैं खुद को इस काबिल बना लूंगी। आप कहाँ थे अब तक? लगता है जिंदगी तो अब तक बस चल रही थी, पर जी तो अब रही हूं मैं। आपकी बेरुखी भी बहुत अजीज है मुझे। इस बहाने आपका सारा ध्यान मुझ पर तो रहता है। और फिर किस तरह जान जाते हैं कि मैं तकलीफ में हूँ। किस तरह मुझे समेट लेते हैं खुद में, बचा लेते हो इस दुनिया की मुश्किलों से। मौत को हराकर वापस ले आते हो और चाहते हो कि मैं आपसे मोहब्बत ना करूं। मुमकिन नहीं है ये अब, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक आपने मेरा बचपना देखा है, पर अब आप मेरा जुनून देखोगे मेरे बेहद बेपरवाह इश्क की इंतहा। आई लव यू। बस यही सच है। दिया के पास बड़े तकिए को भींच कर गले लगा लिया, आंखें बंद की और अपना सिर उस पर टिका दिया, और खो गई थी उन लम्हों में जब आरित के गीले हाथों में दिया का चेहरा था। आरित का दिल सब जगह से उचाट होने लगा। फिर एक झूठ। क्यों दिया? क्यों? सब कुछ कितना आसान होता मेरे लिए अगर तुम मुझे उस दिन ना मिली होती। वाई गॉड। मेरे सीने में दिल था, वो भी उसके लिए धड़का जिसकी हस्ती से मेरा कोई नाता नहीं बनना चाहिए था। कितना मुश्किल हो चुका है सब मेरे लिए। आरित का दिल कटा जा रहा था। उसका वो मासूम सा चेहरा, पाक आंखें, उसमें मेरे लिए खामोश प्योर मोहब्बत मेरे सीने में चुभ रही है। मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ, बहुत बेचैन। दिल की अजीब ही उलझन है। उलझता भी वही है जहाँ पहले से सब कुछ उलझा हो। क्या सोचा था और क्या हो गया? जिसको मेरे साथ सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे ही बना लिया, और मैं अपने ही दिल को मुट्ठी में मसल रहा हूँ। मेरा दिल, हाँ मेरा दिल, जो बाजार के बीचों बीच उसकी आंखों ने चुरा लिया था, जो उसके सीने में धड़कता है, और उसका दिल मेरे सीने में सलामत रहेगा सदियों तक, हजारों जन्मों तक। ये कहते हुए आरित बिस्तर पर ढह गया। सुबह आंख भी नहीं खुली थी उसकी कि खाना बनाने वाली आंटी के पास जो चाबी थी, उससे गेट खोलकर वो जैसे ही अंदर घुसी, एकदम से चकरा गई। आरित बिस्तर पर बेहोश पड़ा था और उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, दिया। हे भगवान, माथा तो बिल्कुल तप रहा है इनका। बहुत तेज बुखार है इनको तो। आंटी ने घबराकर बर्फ निकाली, ठंडे पानी की पट्टियां बनाकर माथे में रखनी चालू कर दी थी, पर बुखार काफी तेज था। इनका कोई है भी तो नहीं बेचारे। वो लगातार पट्टी रखती रही तो काफी देर बाद उसको होश आया। अरे आप, क्या हुआ मुझे? आरित कराह कर बोला। वो बेटा, आपको बुखार था, बहुत देर से पट्टी रख रही हूँ, अब जाकर उतरा है। आप डॉक्टर के यहाँ चले जाओ या उनको बुला लो जिनका आप नाम ले रहे थे। किसका नाम? आरित को हैरत हुई। वो कोई दिया, यही नाम था।
आरित का चेहरा फक हो गया एकदम से। वो यहाँ नहीं है, लंदन में है। थैंक्स आंटी। आप एक काम और करो, उस ड्रॉर में से एक पैकेट है, उसको निकाल कर दे दीजिए और एक गिलास पानी भी दे दीजिएगा। अच्छा बेटा, 1 मिनट। आंटी ने पैकेट ला दिया था। आरित ने उसमें से एक बुखार की दवाई निकाल ली और खा ली। आप एक काम करो, अभी आप जाओ, रात में भी मत आइएगा। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और फिर पता नहीं कितनी देर लग जाएगी। आर्य थोड़ी देर में वापस लेट गया और आंखें बंद कर ली। दरवाजा भी बंद करने की ताकत नहीं थी आरित के शरीर में। कॉलेज में आज दिया का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। आरित और शमीदा दोनों ही नहीं आए थे। दिल बार बार कसक कर जा रहा था। पहला चेहरा जिसको देखने की तमन्ना लेकर वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कॉलेज आ गई थी, वो तो सामने था ही नहीं। पूतन अग्निहोत्री बहुत जरूरी मीटिंग की वजह से दिल्ली गया था, इसलिए सूरज भी दिया को कॉलेज छोड़ गया। पर शमीता को ना देखकर उसका भी मूड ऑफ हो चुका था। खैर, किसी तरह डांस की प्रैक्टिस करके दिया ने आज का दिन निकाला था। छुट्टी होते ही वो दौड़ते हुए गेट की तरफ आई, ये सोचकर कि सूरज न आया हो तो वो सीधे आरित के कमरे तक चली जाएगी। पर सूरज तो आज पहले से ही खड़ा था। दिया को देखकर वो उसके पास ही आ गया। कहाँ इतनी जल्दी में भागी जा रही हो? अब क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, बस आज मन नहीं लगा कॉलेज में, काहे कि समीता भी नहीं आई तो बस हम बहुत बोर हुए थे। अच्छा, एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, हम जरा गुरुजी से मिलकर आते हैं। वो कॉलेज में घुसने को हुआ तो दिया ने रोक दिया। कोनो फायदा नहीं है, वो आज आए नहीं है। अपने चेहरे के दुख को छुपाते हुए दिया ने जैसे तैसे बोला। क्या मतलब आए नहीं है? ये तो अजीब बात है, देखना पड़ेगा। तुम रुको, हम जरा कमरा में देखकर आते हैं उनको। सूरज पैदल ही चलने को हुआ तो दिया ने आवाज लगाई, भैया वो हम भी चलते हैं। काहे से कि यूं सड़क पर अकेला खड़ा गाड़ी में हमको बैठना अच्छा नहीं लग रहा है और डर भी लग रहा है। रुको, फिर गाड़ी उधर की तरफ ही ले चलते हैं, उधर से ही निकल भी जाएंगे। चलो तुम भी। गाड़ी को सीढ़ियों में लगाकर सूरज ऊपर सीढ़ियों की तरफ कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे पीछे धड़कते दिल के साथ एक एक कदम दिया बढ़ा रही थी। सूरज ने दरवाजे पर हाथ लगाया तो दरवाजा खुलता चला गया। अरे, जी का बात हुई, ये तो पहले से ही खुला हुआ है। दिया को भी घबराहट हो रही थी बहुत। दिल मचल रहा था आरित को देखने को, पर खुद से जल्दबाजी भी नहीं कर सकती थी। सूरज आगे ही था, पर निगाहें तो दिया की ही अंदर तक पहुंच रही थी। पहले सूरज के साथ दिया, जब दोनों ही अंदर की तरफ जैसे ही बढ़े, सूरज और दिया के होश उड़ गए। मोहब्बत चीज ही ऐसी है दोस्तों, पत्थर में भी छेद कर दे। कितना भी भागो इसकी रहमत से, पर हो नहीं पाता। अरे गुरुजी, क्या हुई गवा? अरे आप इतने कमजोर काहे हो गए? आरित को बिस्तर पर निढाल देखकर सूरज सीधे अंदर उसके बिस्तर तक पहुंच गया था। आरित की आंखें फिर से बंद थीं। दिया ने घबराहट में सूरज के सामने ही माथे पर हाथ रख दिया। आरित के एक ऐसा एहसास, उस नर्म मुलायम हथेलियों का वो एहसास जिसकी गर्माहट से आरित की जानी पहचानी ही थी। झट से आंखें खोल दी थी आरित ने। सामने दिया को देखा, जो हाथ को उलट पुलट करके कभी माथे को छू रही थी, कभी गर्दन को। भैया, काहे से कि बुखार है इनको काफी तेज, आप किसी डॉक्टर को बुलवा लो, तब तक हम पट्टियां ले आते हैं। सूरज ने भी हाथ माथे पर रखा। हाँ सही बात है, माथा तप रहा है बिल्कुल। हाँ तुम ले आओ और रखो, हम डॉक्टर मिश्रा को फोन करके बुलवा लेते हैं। वो काहे से कि गंगा मैया के पानी में लंदन की गर्मी पिघल रही है इनकी। खैर गुरुजी, इतना काम आए हैं हमारे, तो अब हमारा वक्त है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सूरज उठा और डॉक्टर को कॉल लगाने लगा। आरित के होंठ सूख चुके थे, कुछ बोलना भी चाह रहा था तो दिया ने चुप करा दिया। अभी कुछ नहीं ना बोलेंगे आप? ये सब हमारी वजह से हुआ है, हमें बचाने की वजह से आप पानी में कूदे और शायद पानी की ठंडक और मौसम की ऊंच नीच से आप बीमार पड़ गए, पर अब हम आ गए हैं, सब ठीक कर देंगे। वो पट्टी रखे जा रही थी। अपने सामने दिया को इस तरह देखना किसी सपने के सच होने की तरह ही लग रहा था आरित को कि सूरज फोन पर बात खत्म करके दिया की तरफ मुड़ा। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अभी सही हो जाएंगे ये बिल्कुल। कि अब आरित से भी चुप नहीं रह गया, वो एकदम से बोल उठा, मुझे किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मेडिसिन है मेरे पास, एक ले लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू, पर आप लोग यहाँ कैसे आए? मतलब कोई काम है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो गुरुजी? ये दिया ने बताया कि आप आज नहीं आए थे तो हम देखने चले आए। परदेश में आए हो आप, यहाँ कितनों को ही जानते हो, पर बुखार कैसे कर लिए आप? वो टेम्परेचर के ऊपर नीचे होने से शायद फीवर हो गया था, क्लाइमेट्स इशू होगा, बट डोंट वरी, आरित ने छींकते हुए बोला। लो जी, हर एक बात के बाद तो आप छींक रहे हैं, ज्यादा सर्दी हो गई है आपको। खैर डॉक्टर आ रहे हैं, अभी ऐसी बढ़िया दवा देंगे कि आप एकदम से खड़े हो जाओगे।
इतने में ही डॉक्टर आ चुका था। थोड़ा चेकअप करने के बाद पता चला कि हल्का निमोनिया हुआ था आरिफ को। एक इंजेक्शन और दवाई देकर डॉक्टर ने उसको कुछ हिदायतें दी और वो चला गया। गुरुजी, हमरी मानिए, आप हमरे साथ चलिए हमरे घर। वहां आपकी अच्छे से देखभाल हो जाएगी। यहाँ अकेले आप कैसे कर पाओगे? दिया तो चुप करके अब दूर ही बैठी थी। दवाई खाकर अब थोड़ा अच्छा लग रहा था आरिफ को। नहीं, इट्स ओके, हो जाएगा मैनेज, डोंट वरी। अरे बहुत ही जिद्दी हो आप। अभी हम आपका नहीं ना सुनेंगे। आप हमारे साथ चल रहे हो और ये फाइनल है। पापा को बताएंगे तो वो भी हम पर गुस्सा हो जाएंगे। तो आप चलो, बाकी बात अब आप उनसे ही करना। अरे लेकिन मैं वहां किस तरह रह सकता हूँ? अरे जिस तरह हम सब रहते हैं। हम आपको अपना मानते हैं और आप यहाँ अकेले हो। हम बनारस वाले किसी को अपनाते हैं तो दिल से, और नहीं अपनाते हैं तो वो भी दिल से। तो फिलहाल तो आपका सामान आ जाएगा, हम भेज देंगे बालक सिंह को। आप सीधे चलो, ठीक हो जाओ तब देख लेना क्या करना है। ओके फाइन, फिलहाल मैं अपना कुछ जरूरी सामान रख लेता हूँ। उम्मीद के खिलाफ आरिफ मान गया था और अपना लैपटॉप, चार्जर और फोन के साथ उसने कुछ जरूरी चीजें रखी और उठकर खड़ा हो गया। गाड़ी में बैठकर उसने हल्के से गर्दन पीछे मुड़कर देखा। दिया बैठे बैठे मुस्कुरा रही थी। आरिफ को देखते ही सकपका गई और गाड़ी से बाहर देखना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ बिकॉज ये भी मेरे प्लान का ही एक हिस्सा है। तुम कितनी प्यारी हो दिया, कितनी मासूम। तुम्हारी आंखों में देखकर लगता है कि मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ। और ये जो जुनून तुम्हारी आंखों में है वो तो तुम्हें विरासत में मिला है। जुनून जो प्यार के लिए खुद को भी फना कर सकता है। गाड़ी आ चुकी थी उस बड़ी सी हवेली नुमा घर के आगे। आइए गुरुजी, हम आपको आपके रहने की जगह तक छोड़ आते हैं, जहाँ एक नौकर परमानेंट आपके साथ ही रहेगा। दिया, तुम अंदर जाओ और मम्मी को बोल दो कि गुरुजी आए हैं, उनके लिए कुछ बढ़िया सा बनवा दें। दिया का तो बस ही नहीं चल रहा था कि खुशी से नाच ही उठे, पर फिर भी खुद को नॉर्मल शो करते हुए किसी तरह वो अंदर की तरफ गई। मम्मी को सारी बात बताकर सीधे अपने कमरे में भागी। हे भगवान, हे भगवान, हे भोलेनाथ, ये क्या सपना है क्या या हकीकत? खुद को पिंच किया दिया ने। सच है दिया, पूरा सच है। दौड़ती हुई खिड़की पर गई। सामने गेस्ट हाउस साफ दिखता था। मतलब वो जो हमारी जान बन चुके हैं वो अब हमारी आंखों के सामने हमारे साथ रहेंगे। अपनी हथेलियों को देखा दिया ने और चेहरे पर लगा लिया। दिया अग्निहोत्री, मिस्टर दिया शुक्ला, दिया आरिफ शुक्ला। कमर पर हाथ रखकर शीशे में देखकर बोले जा रही थी दिया कि अचानक ही होठों पर नजर गई। उंगलियों से होठों की पंखुड़ियों को छुआ। ये होठ जिन पर आपके होठों का एहसास अभी भी ताजा है। वजह हमें बचाने की थी, पर सच तो यह है कि मेरी जान तो आप कब की ले चुके हो। अब मेरी आंखों के सामने ही रहोगे। सोचो किस तरह से खुद को मुझसे दूर रख पाओगे। दिया लगातार बोले जा रही थी, कभी हंस रही थी तो कभी आंखें नम हो रही थी कि कमरे का दरवाजा खटका। दिया बिटिया, दरवाजा खोलो। ओ मम्मी। दिया ने खिड़की बंद की और दरवाजा खोला तो वो अंदर दाखिल हुई। बिटिया एक बात बताओ, हुआ क्या है आरिफ को? उनकी आंखों में एक चिंता के भाव थे। निमोनिया बता रहे थे डॉक्टर, पर हम लोग सही टाइम पर पहुंच गए। अब वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ सही किया सूरज ने। वैसे भी तुम्हारे पापा इसके पीछे कई दिन से पड़े थे। पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में, लेकिन सच कहें तो इसको देखकर हमारा दिल में भी बहुत ममता उमड़ती है। ये बच्चा बहुत अपना सा लगता है। अपनी जान पर खेल करके तुमको कई बार तुम्हारी जान बचा चुका है। इसको देखकर हमको उस ये कहकर वो चुप हो गई। हम समझ गए, मगर आप मत ही बोलो। काहे से कि जिन बातों को सोचकर दिल दुखता हो उनको नहीं याद करना चाहिए। फिलहाल तो ये यहाँ आ गए हैं तो उड़ेल लो अपनी ममता उन पर, मगर हाँ हमारे हिस्से में से नहीं न देना। दिया ने मासूम सा मुंह बनाया और मम्मी के गले लग गई। हट पागल, तुम लोग ही तो हमारे जीने की वजह हो, वरना इस जिंदगी में कुछ भी जीने लायक नहीं न है। आंखें गीली हो गई थी उनकी। मम्मी आप हमको इमोशनल काहे कर रही हो? अच्छा चलो आलू का पराठा खिला दो, काहे से कि बहुत ही भूख लगी है, पेट में चूहे बिल्ली डांस कर रहे हैं। अच्छा तुम तो न दिया, बचपना नहीं जाएगा ना तुम्हारा। आ जाओ नीचे, वैसे भी पापा भी आने वाले हैं तुम्हारे, तो आ जाओ जल्दी। पूरा एक अच्छा खासा ग्राउंड पार करके हवेली के पीछे दूसरी तरफ एक गेस्ट हाउस बना हुआ था, जो हवेली का पार्ट होकर भी हवेली का पार्ट नहीं था। बेहद अच्छे तरीके से बना हुआ था गेस्ट हाउस, पूरी तरह से अपने में कंप्लीट था। नाइस, आरिफ के मुंह से निकला। अब काफी सुधार था उसकी हालत में। आरिफ ने बिस्तर के पास रखे स्टूल पर अपना फोन रखा, खिड़की के पास पड़ी चेयर टेबल के ऊपर अपना लैपटॉप रख दिया। गुरुजी आप खाने पर आ जाओ, काहे से कि पापा भी आने वाले हैं, आपको यहाँ देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे।
और हाँ, कॉलेज आप हमारे साथ ही चलना अब से। आरित ने बहुत चढ़ाकर सूरज की तरफ देखा। बिल्कुल नहीं, नेवर। और हाँ, मैं यहाँ रहूंगा मगर पे करूंगा रेंट और सब खाने वाने के लिए भी। एंड सेकंड थिंग, अगर मेरी हेल्प करनी है तो मुझे एक अच्छे से बाइक का शोरूम बता दो। आई वॉन्ट टू परचेज अ बाइक। बाइक राइडिंग इज माई पेशेंट। अब मैं काफी कुछ जान चुका हूँ बनारस के बारे में, तो उसी में जाऊंगा कॉलेज। आरित की बात सुनकर सूरज चुप ही रहा। पता नहीं क्या बात थी आरित के बोलने के तरीके में कि सूरज भी कुछ नहीं बोल पाया। और हाँ, एक बात सूरज, गंगा मैया की ठंडक में मेरी गर्मी नहीं पिघली है। मेरे अंदर गर्मी नहीं है, आग है जो पिघलती नहीं है, जला देती है, समझे। कंधे पर हाथ रखकर सूरज की आंखों में झांका आरित ने। सूरज ने आंखों में देखा और एकदम से गड़बड़ा गया। ही, अरे वो तो हम मजाक में कह रहे थे, आप तो बुरा ही मान गए। आपकी दिलेरी के तो वैसे भी हम कायल हैं। हो जाएगा इंतजाम बाइक का, आप चले जाना कल, बल्कि मैं ही ले चलूंगा आपको। ऐसी क्या बात कही आपने, कल चलते हैं। कल नहीं, आज ही। कल से मुझे कॉलेज जाना है तो बाइक आज ही लूंगा। ठीक है, तो आज ही चलेंगे, जैसा आप बोलो। तभी सूरज के फोन पर पूतन का फोन आ रहा था। अरे कहाँ हो सूरज बेटा, हम आ गए हैं, एयरपोर्ट आ चुके हैं, अभी घर पहुंच रहे हैं। जी पापा, आप आ जाइए, आपको भी घर पर एक को बहुत ही बढ़िया सरप्राइज मिलेगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। अच्छा, क्या बात, खुशी की बड़ी खबरें मिल रही हैं आज तो। काहे से कि इलेक्शन में टिकट मिलने का रास्ता भी बिल्कुल ही साफ हो गया है। अब बस प्रचार और प्रसार करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। देखते हैं अब क्या करना है। चलो फिलहाल आते हैं हम। सूरज के जाते ही आरित ने कॉल मिलाया और अपनी हवेली में पहुंचने की खबर दे दी थी। उधर फोन बंद ही हुआ था कि लंदन से दिव्या का कॉल आ रहा था। हे मॉम, व्हाट्सअप। आप बिलीव नहीं करोगे मैं आपको कितना याद कर रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि उड़ कर आ जाऊं आपके पास, आपको टाइट हक कर लूं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। आर यू ऑलराइट? झूठ मत बोलना, तुम्हें मेरी कसम है। नहीं नहीं मॉम, आप ठीक ही हो। जान कैसे चाहती हो कि मुझे कुछ परेशानी है? यू आर अमेजिंग, सीरियसली। बस वो थोड़ा सा फीवर हुआ था, बट आई एम ओके। जब बाप बनोगे तो जान जाओगे तुम भी। वैसे किस बात को दबा रखा है अब, जिसकी वजह से बुखार हुआ है तुमको? मुझे पता है, जब तुम गुस्सा नहीं निकाल पाते हो तो तुम्हें फीवर ही आता है। तो अब क्या हो गया? हाँ हाँ, मेरी प्यारी क्यूट सी मोम, कोई गुस्सा उस्सा नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस, दैट्स इट। एंड बाप तो तब बनूंगा ना जब हस्बैंड बनूंगा। अच्छा, माँ से मस्करी। चलो ध्यान रखना अपना। मुझे बहुत चिंता रहती है तुम्हारी, दिल घबराता रहता है बहुत, बट तुम्हारी जिद और उस पर तुम्हारे पापा का सपोर्ट, और फिर तुम समझदार भी तो हो चुके हो अब, तो माँ की बात अब कहाँ समझ आएगी? अरे अरे मॉम, अब सब समझ आता है मुझे। मैं कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जब मेरा मन भर जाएगा तो वापस वहीं आना है मुझे, आप लोगों के पास। भैया जी आपको बुला रहे हैं खाने के लिए, एक नौकर ने आकर बताया। तो आरित ने जल्दी से फोन बंद कर दिया। ठीक है, आता हूँ। बात करते करते आरित खिड़की तक आ पहुंचा। सामने देखा खिड़की पर कोई खड़ा है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा सामने का कमरा दिया का था और वो उधर ही देख रही थी, पर आरित के देखते ही झट से छुप गई। पागल है बिल्कुल। मतलब अब ये कमरे की जो खिड़की है, इसमें मुझे मेरे चांद का दीदार रोज होगा। फोन के कोने से सिर खुजलाया आरित ने। मम्मी बोल रही है कि गुस्सा नहीं निकाल पा रहा हूँ, यहाँ उल्टा हो रहा है, प्यार नहीं दिखा पा रहा हूँ। चलो ये भी सहेंगे, तुम मेरी धड़कन हो ये सच है, वो अलग बात है, ये तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगा। दिया की सांसें उलझ रही थी। हे भगवान, अपने सीने पर हाथ रखा। मेरा दिल, ओफो, धड़कनों का शोर मेरे कानों में भी तैर रहा है। जादू है, नशा है, मदहोशियां। तुझको भुला के अब मैं जाऊं कहाँ? देखती हैं जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ? दिया गुनगुनाते हुए रोशनी के कमरे की तरफ बढ़ गई। दीदी को बताऊं तो ये बात कि घर में कौन आया है रहने, सुनकर उनके होश उड़ जाएंगे। पर जैसे ही उसने रोशनी के कमरे का दरवाजा खोला, उसको देखकर खुद दिया के होश उड़ गए। अब रोशनी क्या कर रही है? आरित का यहाँ आना अब क्या करवाएगा? देखते हैं अगले पार्ट में। और फ्रेशर पार्टी के लिए तैयार रहिएगा। कहानी अभी जारी है दोस्तों। कहानी का 5वां भाग पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।